पार्ट 7। सरदार डाकू मेरे सर पर खड़ा मुझसे दौलत का पूछ रहा था जो मैं बड़े साईं की हवेली से साथ लाई थी। जमील ड्राइवर के धोखे ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया था। सरदार डाकू ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सारे फार्म हाउस में फैल जाओ और देखोगे इस लड़की ने जेवरात और पैसे कहाँ कहाँ छुपा कर रखे हैं। वो सारे फार्म हाउस में फैल गए और दौलत को तलाश करने लगे, लेकिन वहाँ कुछ होता तो इनको मिलता। सारा कुछ तो मैंने बैंक में रखवा दिया था। अब कमरे में सरदार डाकू और मैं अकेले थे। ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे ही मुझे खा जाएगा। बताओ बदबख्त लड़की, मुझे धोखा देकर और बेहोश करके जब तुम भाग गई थी तो तेरा क्या ख्याल था कि हम तेरा पीछा छोड़ देंगे? मैं सख्त परेशान थी। करूं तो क्या करूं? सरदार डाकू, आप किसी भी तरह मेरा भरोसा नहीं करेंगे। ना वो मुझे कोई रायत देने पर तैयार था। देखो, मैंने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया था। मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो वो यही कुछ करती जो मैंने किया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारे पैसों से मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है और जो बाकी बचे थे वो मुझसे कहीं रास्ते में गिर गए हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर यही है कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो और यहाँ से वापस चले जाओ। और मैं जानती हूँ कि मेरा शौहर भी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और इसको आज़ाद कर दो। मेरी ज़िंदगी में इसके सिवा कोई नहीं है। मैंने सरदार डाकू के सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन इसको मुझ पर कोई रहम ना आया। एक बार वो मेरा इतबार करने पर बिल्कुल भी आमादा नहीं था। थोड़ी देर बाद इसके बाकी साथी भी आ गए। इन्होंने सरदार डाकू बताया कि फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। सरदार डाकू ने मुझे कहा कि हम तुमको बड़े साईं के पास लेकर जाएंगे। वो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसने कहा था कि हर हाल में हुमैरा को यहाँ पर लेकर आना है। वो तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा, लेकिन इसके पास जाने से पहले तुमने जो सलूक मेरे साथ किया इसका बदला भी देना पड़ेगा। इस बार मैं अकेला नहीं, मेरे तीनों साथी भी मिलकर तुमसे बदला लेंगे और आज रात ही लेंगे। इसके बाद तुमको वापस सिंध में ले जाएंगे और बड़े साईं के आगे पेश कर देंगे। इसकी मर्ज़ी, वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। मैं सरदार डाकू की बातें सुनकर अंदर तक लर्ज़ गई थी। मुझे अपना अंजाम बहुत खौफनाक नज़र आ रहा था। मैं जहाँ से चली थी वापस वहीं पर आन खड़ी हुई थी, लेकिन इस बुरे हालात बहुत मुश्किल थे। पिछली बार तो बड़े साईं ने मुझे खामोशी रियायत भी दी थी और मुझे अपनी हवेली की मालकन बनाया हुआ था, जिसकी वजह से हर कोई मेरी इज़्ज़त करता था और मुझे बीबी जान कहकर मुखातब करता था। लेकिन इस बार मालूम नहीं वहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक होगा। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। दिल कर रहा था कि दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूँ, लेकिन क्या करती, मैं तो अपनी मर्ज़ी से रो भी नहीं सकती थी। सरदार डाकू मेरे सर पर खड़ा था और कह रहा था कि उठो और वापसी का सफ़र शुरू करें। लेकिन आगे सफ़र करने से पहले वो बंद कमरे में 3 अदर साथियों के साथ मुझसे बदला लेना चाहता था, जिसका सोचकर ही मैं कांप रही थी। मैंने सरदार डाकू से कहा, कुछ देर के लिए अपने साथियों को यहाँ से बाहर भेज दो, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। पहले तो वो ना मना, लेकिन फिर इसने कुछ सोचकर अपने साथियों को कमरे से बाहर भेज दिया। जब हम कमरे में अकेले रह गए थे तो मैंने आगे बढ़कर सरदार डाकू को पैरों को छूकर कहा कि देखो, मैं अकेली लड़की हूँ, तुम खुद जो करना चाहते हो यहाँ पर मेरे साथ कर लो। मेरी सारी उम्र तुम्हारी नौकरानी बनकर गुजार कर लूँगी, लेकिन मुझे वापसी हवेली ना लेकर जाओ। मुझे बड़े साईं से डर लगता है, मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। वो इंसान नहीं, वो कोई और ही मखलूक है। मुझे पता है एक बार मैं इसके हाथ चढ़ गई तो इसके बाद वो मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं ना तो अपने शौहर के काबिल रहूँगी और ना ही किसी मर्द के मेरी बात सुनकर। सरदार डाकू हंस पड़ा और बोला, हाँ मुझे पता है वहाँ पर तुम्हारे साथ अब यही सलूक होगा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने बड़े साईं के साथ एक बार तुम्हारी बातों पर आकर गद्दारी करने का सोचा था और इसका अंजाम मैंने मौके पर ही भुगत दिया था, लेकिन अब मैं इसको धोखा नहीं दूंगा। अब मैं वही करूंगा जो इसकी ख्वाहिश है, और इसकी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि हर हालत में तुमको इसके पास हाजिर करना है। मैंने सरदार डाकू से कहा कि देखो, मैं यहाँ पर अकेली हूँ और सर से पाँव तक तुम्हारा कब्जे में हूँ।
तुम चाहो तो मुझे जितने दिन मर्जी यहाँ रह कर इस्तेमाल करो और तुम्हारे साथी भी मुझसे खेल सकते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। जब तुम्हारा दिल भर जाए मुझे छोड़ देना और वहाँ जाकर बड़े साईं से झूठ बोल देना कि हुमैरा हमें नहीं मिले। लेकिन सरदार डाकू इस बात पर आमादा ना हुआ। इसका कहना था कि चलो मिलकर तुमसे खेलेंगे और जब हमारा दिल भर जाएगा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बल्कि बड़े साईं की खिदमत में हाजिर कर देंगे। सरदार डाकू का रवैया देखकर मैं समझ गई थी कि अब मिन्नतें करने और गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने जो फ़ैसला करना था वो कर लिया है। अब मेरी असल बदनसीबी शुरू होने वाली थी। मैंने अपने नसीब के आगे सर झुकाने का फ़ैसला कर लिया और सरदार डाकू से कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे तुम करो, मैं अब तुमसे कोई इल्तिजा नहीं करूँगी। सरदार डाकू बोला, ठीक है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे नाजुक बंदर से खेलूँगा, क्योंकि मैं अभी तक वो लुत्फ़ नहीं भूला जो तुमने 2 बार मुझे दिया था। जब मेरा दिल भर जाएगा तो मेरे तीनों साथी तुम्हारी खूबसूरती कश्ती में सवारी करेंगे और उम्मीद है कि 4 बंदे जब तुम्हारी कश्ती में सवारी कर लेंगे तो सुबह तक तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने सरदार डाकू से कहा कि ठीक है, जब तुमने हर बात का फ़ैसला कर ही लिया है तो जो मर्ज़ी करो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी तो तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। सरदार डाकू ने अपने हाथ से मेरा चेहरा पकड़ा और ऊपर करके बोला कि ये फ़ैसला तुम करोगी कि अपने नाजुक कश्ती पर हम चारों को बारी बारी सवारी करोगी या सबको एक साथ ही ऊपर चढ़ा लोगी। मैंने कहा कि कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सरदार डाकू बोला कि ठीक है, फिर मैं अपने साथियों को भी अंदर बुला लेता हूँ और हम चारों एक ही वक्त में तुम्हारी कश्ती में सवारी करेंगे। मैंने अपने बॉडीगार्ड सागर को देखा जो पास ही दुनिया से भी गाना ज़मीन पर पड़ा था। बेचारा पहले दिन ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। अगरचे मुझे इसकी ताकत और सलाहियत पर भरोसा था, लेकिन बदनसीबी इसको भी ले डूबी थी। लेकिन मुझे यकीन था कि सरदार डाकू इसको कुछ भी नहीं जानता होगा। ये पहले दिन ही इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा और इसे मज़ीद कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही छोड़ देगा। पीर सरदार डाकू ने अपने साथियों को आवाज़ देकर कहा कि अंदर आ जाओ और सबसे पहले इस लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में छोड़ आओ। इन तीनों ने मिलकर सागर को उठाया और इसको दूसरे कमरे में छोड़ कर आ गए और फिर सर झुकाकर अपने सरदार के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। सरदार डाकू ने इनसे पूछा कि कभी किसी जवान छोटी सी कश्ती पर सवारी की है, तो इन्होंने कहा कि सरदार अभी तक नहीं, हमारी किस्मत में इतनी छोटी कश्ती कभी नहीं हुई। सरदार डाकू ने कहा कि आज मैं तुमको छोटी कश्ती में सवार करवाऊंगा और तुम इस सफ़र को हमेशा याद रखोगे। अपने सरदार की बात सुनकर वो तीनों खुश हो गए और मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे कि मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। मुझे इनकी नज़रों और बातों से वहशत हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था यह ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। बात अगर सिर्फ सरदार डाकू साथियों की होती तो मैं इनको किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बड़े साईं का सोचकर ही मुझे खौफ आ रहा था। पिछली बार तो इसने मुझसे हर तरह का ताउन किया था और मेरी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता था कि वो किसी किस्म की रियायत दिखाएगा। और एक बार इसके कमरे में चली गई तो यह बात तय थी कि मैं अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं आ सकूंगी कि वो हवेली से चोरी भागने की वजह से मुझसे सख्त नाराज़ होगा और अपना गुस्सा दूर करने के लिए वो मुझे कोई रियायत नहीं देगा और मैं इस काबिल नहीं थी कि इसके पाइप का बोझ उठा सकती। लेकिन अब मैं कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं थी। मेरा फ़ैसला अब इनके हाथ में था। सरदार डाकू ने अपने एक साथी को इशारा करके कहा कि जाओ दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। वो आदमी गया और दरवाज़ा बंद करके आ गया। व्यूअर्स, कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को